हेलो फ्रेंड्स, टीम समर हिल सीटेड क्लासेस में मैं निरंजन कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सबों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपका बेहतर रिजल्ट हो। आपने बहुत ही तैयारी करके एग्जामिनेशन दिया और क्या रिजल्ट रहेगा इसके बारे में सकारात्मक रहें। आपने बहुत अच्छा बनाया होगा और आपके प्रश्न पत्र का जो आंसर की है आज मैं उसका डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो फटाफट से आंसर अपना मिलाते चलेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों ने जो सवाल बनाए होंगे तो उन सवालों में टिक किया होगा अपना आंसर को। तो ज़रा सा अपना सवाल निकाल लें और साथ में साथ देखते चलें, मिलाते चलें। क्या रिजल्ट रहता है आपका, आपको पता चल जाएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपका रिजल्ट कैसा रहा है। और फ्रेंड्स, मॉक टेस्ट से काफ़ी सारे सवाल मैच किए हैं और मेरे लिए भी ये आश्चर्य की बात रही है, क्योंकि मैंने इस साल पहली बार सीटेट की तैयारी कराना शुरू किया। वैसे तो मैंने सबसे पहले 2011 में टेट पास किया था, जब इसका कोई कोचिंग वगैरह भी नहीं था। एक गाइड मात्र से तैयारी करके मैंने वो पास कर लिया था और उसके बाद जॉब में आने के बाद फिर ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग के बाद मैं सीटेट के लिए एलिजिबल हो पाया था 2019 में और पहले ही अटैम्प्ट में मैंने सीटेट के दोनों पेपर क्लियर किए थे। तो सबको एक उत्सुकता रहती है पेपर देने के बाद कि मेरा रिजल्ट कैसा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके प्रश्न पत्र में यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से आपने आंसर बनाए हैं और जल्दी जल्दी आप अपने प्रश्न पत्र को निकाल लेंगे। सबसे पहले ये समझ लें कि यह पेपर 1 है और पेपर 1 का सेट के है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, आप अपना सेट मिला लेंगे। हो सकता है कि अगर आपका सेट अलग होगा तो प्रश्न संख्याएं भिन्न हो सकती हैं, तो आप देखते जाएं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक अध्यापक को। इसका सही आंसर है, चूंकि यहाँ पे विविध पृष्ठभूमि समावेशी शिक्षा से सवाल है तो विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। ये सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैन बी फैसिलिटेटेड बाय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। इनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजीज। सवाल है कि समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जाना, यानी कि उसको सरलीकृत कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तीसरा सवाल, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। सवाल में देखेंगे नहीं का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। ये शिक्षकों को नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि एक तो छात्र पहले से अधिगम कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, ऊपर से यदि आप शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करेंगे तो वो छात्रों के लिए सही नहीं रहेगा। चौथा सवाल है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। तो सृजनात्मकता की पहचान, सृजनात्मक यानी कि सृजनशील, तो सृजनशीलता में अपसारी चिंतन होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, यहाँ देखेंगे। और चौथा ऑप्शन हमारा इसका सही है। पांचवा सवाल है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण या नकल और दोहराना, विषय वस्तु को यंत्रवत याद रखना, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। छठा सवाल आपके सामने है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में
छात्रों के विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। अब त्रुटि से सवाल आते ही हैं, और यदि आपने हमारा क्लास देखा है तो आपको यह सवाल बहुत ही आसान सा लगा होगा कि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका भी सही है। 7वां सवाल आपके सामने है कि अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। तो अधिगम की अभिप्रेरणा कायम तभी होगी जब बच्चों में प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर दिया जाएगा। फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स के ऊपर फोकस करेंगे, लक्ष्य सामने होगा तो बच्चे अभिप्रेरित होंगे। अगला सवाल है शर्मिंदगी। शर्मिंदगी का मतलब क्या होता है? बच्चों में यह हीन भावना उत्पन्न करता है और इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे 4, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगला सवाल है अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि संज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। तो इसका सही आंसर पहला ऑप्शन होगा, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बहुत ही आसान से सवाल आए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से अधिकतर लोगों ने बिल्कुल 30 में 30 इस बार सही किए होंगे। और 10वां सवाल है अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है, योग्यता सुधारे है, योग्यता अटल है। तो योग्यता देखिए, योग्यता जो है वो सुधारे है। सुधारे का मतलब क्या होता है? जिसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सके, सुधार किया जा सके। तो ये ऑप्शन सही है। 11वां सवाल देखेंगे निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? अर्थात कौन सी परिपाटी का मतलब कोई प्रारूप है ना। यहाँ अंग्रेजी में देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाता है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग among students is likely to improve in the settings which emphasis on। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, अन्वेषण और संवाद। अन्वेषण का मतलब किसी चीज़ के बारे में खोज करना, इंक्वायरी करना, और संवाद अर्थात डायलॉग। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब अधिगम सामाजिक संदर्भ हो, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, और चौथा है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हों। तो यहाँ सवाल को बढ़िया से समझेंगे कि बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचनाएं अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाएं बच्चों के सामने, तो उन्हें समझने में परेशानी होगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 13वां सवाल आपके स्क्रीन पर है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? तो अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था तब होती है जब उत्तेजना संतुलित हो, एक्साइटमेंट जो हो वो संतुलित हो, और भय नहीं होना चाहिए। जब भी भय होगा तो अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था नहीं हो सकती है। तो पहला ऑप्शन सही है। अगला सवाल आपके सामने, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? तो ये देखिए आपका आ गया आनुवंशिकता एवं पर्यावरण से ये सवाल है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। 15वां सवाल, एक कार्य के दौरान शाइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक का मतलब प्राइवेट स्पीच पर बहुत बार सवाल पूछे जा चुके हैं। ये क्या दर्शाता है? प्राइवेट स्पीच क्या दर्शाता है? तो प्राइवेट स्पीच दिखाता है स्व नियमन, सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा।
17वां सवाल देखेंगे, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारों जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप देखेंगे प्रश्न में वाइगोत्स्की आ रहे हैं तो आपको पता होगा वाइगोत्स्की का सिद्धांत जेडपीडी है, इसके फोल्डिंग है। तो यहाँ पे अधिगम के लिए पाड़, आधारभूत संरचना, यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे अंग्रेजी के ऑप्शन में इसका फोल्डिंग आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को तो यह देखते के साथ 2 सेकंड के अंदर आपने आंसर दिया होगा कि यह लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। अगला सवाल है, एक प्रगतिशील कक्षा में। तो प्रगतिशील कक्षा की बात यहाँ पे हो रही है। तो प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। अगला सवाल है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार। अब यहाँ पे कोहलबर्ग का सिद्धांत आ गया, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया है। तो नैतिक विकास के किस अवस्था में, यहाँ पे देखिए सवाल क्या है कि किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, दूसरों की स्वीकृति। तो नैतिक विकास के यह कन्वेंशनल अर्थात परंपरागत चरण, यहाँ पे देखिए प्रथागत कर दिया है। शब्दों में इसीलिए हेरफेर किया जाता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हों, लेकिन अंग्रेजी के शब्द में हेरफेर नहीं होता है। इसीलिए मैंने कहा था कि अंग्रेजी के शब्दों पे ज़्यादा फोकस करें। कन्वेंशनल यहाँ पे सही आंसर है। 21वां सवाल है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब सही कथन यहाँ पे पहचानना है समाजीकरण के संदर्भ में। तो इसका सही तीसरा ऑप्शन, विद्यालय समाजीकरण का द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। इसके ऊपर डिटेल क्लास यदि आप लोगों ने देखा होगा तो आपको बहुत ही इजी लगा होगा सवाल। 22वां, बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। इसके ऊपर भी अलग से क्लास आया था हमारा। तो अब इसका सवाल, इस सवाल का सही आंसर क्या है? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत जोड़ देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं, बुद्धि के कई प्रकार हैं, और यही सही इसका आंसर है। देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंसेस, है ना, सेवरल फॉर्म्स अर्थात कई प्रकार हैं, अनेकों प्रकार हैं। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 23वां सवाल, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से सवाल पूछे गए हैं। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में सेंट्रेशन इन थॉट अर्थात विचार या सोच में केंद्रीकरण का भाव होता है। अगला सवाल, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखेंगे कि विकास बहुआयामी होता है। बिल्कुल आसान सा सवाल। अगला सवाल है, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किसके महत्व पर जोर देता है? तो सांस्कृतिक उपकरण, चूंकि वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है वह सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहलाता है, तो सांस्कृतिक उपकरण यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किसके रूप में वर्णित करते हैं? तो पियाजे की बात की जा रही है यहाँ पे। पियाजे ने समीपस्थ क्षेत्र का सिद्धांत नहीं दिया, एस्कीमा, बिल्कुल एस्कीमा सही आंसर है। अगला सवाल, समावेशी कक्षा समावेशी शिक्षा से सवाल पूछा गया है कि एक समावेशी कक्षा में किस पे जोर देना चाहिए? तो यहाँ देखेंगे पहला ऑप्शन है सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव। तो अलगाव की बात बिल्कुल नहीं करना है। हर बच्चे के, यहाँ एवरी चाइल्ड, सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, ये सही है। अगला जो ऑप्शन, अगले जो 2 ऑप्शन है वो गलत है। ये सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 2 है। 28वां सवाल, ये एक तरह से करंट अफेयर का सवाल हो गया। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो 2016 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिव्यांग शब्द का उच्चारण किया था, दिव्यांग शब्द के प्रयोग की स्वीकृति दी गई। तो छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। अगला सवाल, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है?
तो ये सवाल जो है यह पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग याद करिए कि कौन सी अवस्था आती है। तो सांवेदिक गतिक अवस्था आती है, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे पूर्व हटा दिया गया है विषय, इसलिए कंफ्यूज किया गया है बच्चों को, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 29 का तीसरा नंबर सही है। अगला है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं और ये जो होते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं, ये अध्यापन प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सीडीपी का सॉल्यूशन था। अब बढ़ते हैं आगे मैथमेटिक्स की ओर। तो मैथमेटिक्स में देखिए सबसे पहला सवाल ये आपके पेडागोजी से है। गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्न में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। न्यूनतम का मतलब सबसे कम है, ठीक है। तो अब देखेंगे इधर इसका सही आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है कि मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर पढ़ने के तरीकों की जानकारी होना। इसकी संभावना न्यूनतम है क्या? नहीं, इसकी संभावना अधिकतम है। अगला है छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। ये सबसे सही आंसर है, क्योंकि इसकी संभावना सबसे कम होती है कि छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल आप दे देंगे तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो पहला 31 का दूसरा ऑप्शन सही हुआ। अगला सवाल है, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वह वैन हिल के मानस चिंतन के किस चरण पर है। तो इसका सही ऑप्शन है स्तर 2 संबंध के चरण पर है। रिलेशनशिप यहाँ पे दर्शा रहा है कि बच्चे ने वर्ग को समचतुर्भुज और आयत दोनों से संबंधित किया, रिलेट किया, ठीक है। अगला प्रश्न, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। तो पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोगों ने क्लास 8 का पहला चैप्टर पढ़ा होगा मैथमेटिक्स का, क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर ही मैथ का है, एनसीईआरटी का, बीएसईबी का, बिहार बोर्ड का, तो उसमें आप लोगों को यह पता चल गया होगा कि यह समवर्ग गुण है। कौन सा गुण है? समवर्ग गुण है। इसे समवर्ग गुण कहते हैं कि किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होती है। अगला सवाल है, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, यहाँ पे ध्यान देना है। ऐसे प्रश्न अक्सर कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। तो इसमें देखेंगे, नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। गणितीय ज्ञान के सृजन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और अगला ऑप्शन है कि गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है और गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। अब यहाँ देखेंगे सवाल एक बार फिर से पढ़ेंगे, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो गणित के ज्ञान और सृजन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। गणितीय अधिगम की एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है और गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि गणित के ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका ना हो? कल्चर एंड कॉन्टेक्स्ट हैज़ नो रोल इन कंस्ट्रक्टिंग मैथमेटिकल नॉलेज। तो इसका सही आंसर मेरे अनुसार से 4 होना चाहिए। ऐसे 2 पे भी डाउट है कि गणितीय ज्ञान के सृजन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। चलिए अब इस पे कंफर्म है, मेरे अनुसार से 4 होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 35 नंबर, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। संख्याकों को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक रूप में लिखना चाहिए। संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। अब देखिए कि इसमें क्रम के अनुसार कहता है कि प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए कौन से कथन सत्य हैं। सबसे पहला कथन है कि संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ये सही है।
अब है कि संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि शुरुआत में प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर बच्चों को अनुक्रम में ही पढ़ाया जाए, वे जैसे तैसे भी लिख सकते हैं। गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक रूप में लिखना सिखाना चाहिए, ये भी गलत है। संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये सही है। तो ए और डी सही होंगे। तो ए और डी ऑप्शन नंबर 1 में है। अगला सवाल है, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो यदि आपने हमारा मॉक टेस्ट दिया होगा तो ये प्रश्न उसमें दिया गया है। इसका बहुत ही आसान सा सरल सा आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गणित को बच्चों के जीवन अनुभवों का भाग बनाना। अगला सवाल, गणित की प्रकृति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें देखेंगे प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। तो प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष होता है। प्राइमरी लेवल मैथमेटिक्स इज कंक्रीट एंड डज नॉट रिक्वायर एब्स्ट्रैक्शन। तो प्राथमिक स्तर पर हम बच्चों को प्रत्यक्ष रूप में, मूर्त रूप में गणित सिखा सकते हैं। तो ये सत्य है। यहाँ ढूंढना कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। गणित में विचारों की सही संरचना के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है, ये भी सही है कि विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण होते हैं। गणित के ज्ञान की संरचना में तर्क और कौशल महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। अब देखेंगे कि इसका भी जो है लगभग सही आंसर ही हो रहा है। तो इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, तो किसको छांटा जाए इसमें से? तो अगर प्राथमिक स्तर पर चलते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 छांट सकते हैं कि सही नहीं है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को तर्क कौशल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे पहला ऑप्शन कह रहा है कि गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। तो जब कल्पना की आवश्यकता ही नहीं है तो फिर तर्क कौशल की क्या ज़रूरत है? तो हम 37 में तीसरे ऑप्शन के साथ जाएंगे। 38वां सवाल, निम्न क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन, दिक् स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? तो इसका सही आंसर है कि चौपड़ आकृतियों को पहचानना। जब वे आकृतियों को पहचानते हैं तो उनमें त्रिविम विवेचन विकसित होने की सर्वाधिक संभावना होती है। बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्न में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? ये TLM से सवाल है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल से, शिक्षण अधिगम सामग्री से। तो पिछले वर्षों में जियो बोर्ड, गिनतारा, इन सब पर सवाल पूछे गए हैं, लेकिन इस बार एक नया सवाल आया कि भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए। तो भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए क्विजनियर की छड़ें, इनका उपयोग किया जाता है, जिसमें रंगीन छड़ें होती हैं, जिससे भिन्न की संकल्पना को समझाया जाता है। अगला सवाल, निम्न कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है? प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं। इस डिब्बे में 3 पेंसिल के कई समूह हैं। मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। इस घर में 3 कमरे हैं। तो जब इन प्रश्नों ऑप्शंस को पढ़ते हैं तो जब तीसरे ऑप्शन में आते हैं कि मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, तो यह क्रम सूचक भाव में है। पहली, दूसरी और तीसरी एक क्रम से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो तीसरा ऑप्शन सही है। अगला सवाल, शुद्ध कथन को पहचानिए। तो इसमें शुद्ध कथन कौन सा है? परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है, ये तो गलत है। परिमाप को मीटर या सेंटीमीटर में मापते हैं, जो कि क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में मापा जाता है। दूसरा है कि किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। जी हाँ, ये सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन पहचानिए। अब यहाँ शुद्ध कथन कौन सा है, इसको देखिए। समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। यही सही है कि समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए बच्चों को, ताकि आगे भविष्य में उन्हें परेशानी ना हो।
अगला सवाल है, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। कि बच्चों को हम त्रिभुज के बारे में बता रहे हैं, तो इसमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन है कि बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकार के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखना चाहिए। दूसरा है कि बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करानी चाहिए। तीसरा, सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे दी जानी चाहिए। सबसे कमजोर ऑप्शन, संभ्रांति से बचाने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज ही प्रस्तुत कराने चाहिए, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा देखिए कि बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकारों के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखना चाहिए, ये गलत है। अन्य आकृतियों से जब दूर रखेंगे तो उनकी संकल्पना बेहतर नहीं हो पाएगी, उनमें विस्तृत नॉलेज नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा के साथ जाएंगे, दूसरा सही है। अगला सवाल है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का दुगुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है। देखिए कि शेषफल 5 है और भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का दुगुना है, तो शेषफल 5 है तो शेषफल का दुगुना 10 होगा, ठीक है। और भाजक यहाँ पे 10 हो गया, भागफल 2 हो गया और शेषफल 5 हो गया, ठीक है। 2 क्यों हुआ, क्योंकि कहता है कि भाजक भागफल का 5 गुना है, तो यहाँ पे हमारा 10 आया। 10 कैसे आया, क्योंकि शेषफल 5 है, 5 का दुगुना 10 हो गया और 2 का 5 गुना 10 हो गया। अब हमें निकालना है भाज्य क्या होगा, यानी कि संख्या क्या होगी। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, तो 10 गुना 2 जोड़ 5, तो 10 दूना 20, 20 5 25। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 45वां, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है। तो 5 उन क्रमागत संख्याओं को पता लगाना है जिनका योग 20 है। तो इसमें देखेंगे कि 2, 3, 4, 5 और 6, इन सब को जोड़ेंगे तो आता है 20, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6 और ये क्रमागत संख्याएं हैं। अब इन तीन का, प्रथम 3 का 2, 3, 6 और 2, 3, 6, 6, 4, 10, सॉरी 2, 3, 5, 5, 4, 9, तो ऑप्शन इसका चौथा सही है, 9। तो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं 46वें सवाल की ओर। यह सवाल काफ़ी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इस सवाल में कहा जा रहा है कि एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा। अब इस प्रश्न में ये कंफ्यूजिंग है कि तार जब वर्ग के रूप में है तो 144 सेंटीमीटर और आयत के रूप में होगी, तो क्या वह क्षेत्रफल ज़्यादा या कम हो सकता है। क्षेत्रफल तो सेम ही रहना चाहिए, क्योंकि तार की लंबाई यहाँ घट बढ़ नहीं रही है, उसी तार को मोड़ा गया है आयत के रूप में। तो जब एक वर्ग के रूप में तार के द्वारा 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर एरिया घेरा जा रहा है, तो आयत के रूप में वह कम या ज़्यादा कैसे हो सकता है। उसकी लंबाई चौड़ाई भले घट बढ़ सकती है, लेकिन क्षेत्रफल तो वही आएगा। तो इसलिए इस प्रश्न के ऊपर मेरा क्वेश्चन मार्क है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, 47वां सवाल। और इस सवाल में पूछा गया है कि बड़े और सबसे बड़ी और दूसरी बड़ी भिन्न क्रमशः कौन सी है। तो सबसे बड़ी भिन्न यहाँ पर 5/6 स्पष्ट रूप से है और दूसरी भिन्न जो है 3/4 है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे 47। आइए देखते हैं 48वें सवाल को। 48वां नंबर का सवाल है कि अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 बजे सुबह से 15 मिनट पहले पहुंची, अर्थात वो 8:15 में पहुंच गई। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के 8:40 मिनट की देरी से पहुंचा। तो 40 मिनट की देरी से पहुंचा और सहकर्मी से आधा घंटा पहले ये पहुंच गई थी, ठीक है। तो सहकर्मी कब पहुंचा, तो सहकर्मी पहुंचा 8:45 में, ठीक है, क्योंकि सहकर्मी से आधा घंटा पहले ये पहुंची, तो आधा घंटा इसमें जोड़ेंगे तो 8:45 हो जाएगा। अब कहता है कि गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था।
और ये व्यक्ति जो पहुंचा ये 40 मिनट देर से पहुंचा, तो 8:05 में गोष्ठी शुरू हो गई। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए बढ़ते हैं 49वें सवाल की ओर। 49वां सवाल, 1 × 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकारों से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो इसका सही से आंसर पहला नंबर होगा 5। अब अगला सवाल है कि विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, एक लाइन में एक क्लास, ठीक है। दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है, दोनों सिरों से मतलब इधर से भी और इधर से भी, दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है, 19वें पोजीशन पर वो खड़ी है। तो उस कक्षा में अर्थात इस लाइन में कितने छात्र खड़े हैं? तो इसका सही से आंसर है 37। अगला सवाल, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है, इसके अंकों का योग 9 है, इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। तो यहाँ पे देखिए क्लू लास्ट में दिया हुआ है कि दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। तो दहाई के अंक इकाई का अंक का 2 गुना इसमें कौन से ऑप्शन में है? 5 4 में नहीं है, 8 1 में नहीं है, 7 2 में नहीं है, 6 3 63 में है। चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। 52वां सवाल है, विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामग्री वस्तुओं की दरें इस प्रकार से दी गई हैं। क्रेयॉन का एक पैकेट, पेंसिल का पैकेट, स्केच पेन का पैकेट, कैंची, रबड़, चमकीले कागज की परत, सजावटी स्टिकर का पैक। सोहेल ने एक पैकेट क्रेयॉन, 2 पैकेट पेंसिल, 1 पैकेट स्केच पेन, 1 कैंची, चमकीले कागज की 5 शीटें और 1 पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदे। उसको कुल कितना भुगतान करना होगा? तो आप टोटल को जोड़ेंगे तो 100 रुपये 50 पैसे आएंगे। अगला सवाल 53 नंबर, ये सवाल देखेंगे कि रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 घंटे पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 घंटे पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है? दोस्तों समय के ऊपर मेरा एक स्पेशल क्लास भी आया हुआ है, आप वहां पर जाएंगे तो इस तरह के सवाल आपको मिल जाएंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, 29 घंटे 35 मिनट। 54वां सवाल, एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है और 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या है तो संख्या क्या है? तो इसमें क्लू देखेंगे कि यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या है तो सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या 9, तो इकाई के स्थान पर 9 होना चाहिए। तो 9 हमारे कौन कौन से ऑप्शन में है? 2 ऑप्शन में 9 दिखा रहा है। यहाँ देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 है। अब 2 कट गया, 4 कट गया, अब इन दोनों में से एक सही होगा। अब इसका क्लू क्या है? 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है और 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। तो 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है, ठीक है। 10वां स्थान अर्थात इकाई के बाद दहाई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, 2 का वर्ग 4, तो ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, 17,863 पाने के लिए इतना और इतना के योग में से क्या घटाना होगा, ठीक है। तो आप इन तीनों को ऐड करेंगे और उसके बाद इसमें माइनस कर देंगे तो आंसर निकल करके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 7,041। अगला सवाल है, 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतया भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। तो मग की धारिता क्या है? तो मग की धारिता निकल करके आती है
320 मिलीलीटर। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 57वां सवाल देखेंगे। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये भाड़ा दिखाता है, उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपये का किराया दिया, उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 है 15 किलोमीटर। अब अगला सवाल है, निम्न तालिका में मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती है। इस प्रकार से दोनों के अंक हैं और जब आप दोनों को ऐड करोगे तो दोनों का अंक इक्वल आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है, ये सही है। अगला सवाल, गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए, विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें, भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों से बचना चाहिए, संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ, इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट शुड बी इनकरेज्ड, ये सही ऑप्शन है। गणित का आखिरी सवाल, गणित के कक्षा कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 50 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है? उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है। 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। आयतों के बारे में आपको जो भी जानकारी, गणितीय जानकारी है, मुझे बताइए। अब ऑप्शन देखिएगा कि ए बंद सिरे वाला प्रश्न है और बी, सी व डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। तो अर्थात इसमें बंद सिरे और मुक्त सिरे वालों से सवाल है। तो बंद सिरे का मतलब जिसका डेफिनेट आंसर तुरंत हो जाएगा, है ना। पहला सवाल जो है वो बंद सिरे वाले हैं, लेकिन दूसरा जो प्रश्न है ये मुक्त सिरा वाला प्रश्न है ना। और तीसरा भी 0 से 8, ये तीसरा जो है ये भी बंद वाला है। तो इसमें लिख सकते हो क्लोज, ये ओपन, ये क्लोज और ये ओपन। आयतों के बारे में आपको जो भी जानकारी है मुझे बताइए। तो इसमें प्रत्येक छात्र अपने दृष्टिकोण को बताएंगे, है ना। तो आप इस तरह से देख सकते हो कि ए और सी बंद सिरे वाले हैं और बी और डी मुक्त सिरे वाले हैं। तो इसका सही ऑप्शन तीसरा होगा, ए व बी बंद सिरे के प्रश्न है और सी व डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। अब बढ़ते हैं ईवीएस की ओर। तो ईवीएस का मॉक टेस्ट का बहुत सारा मिला है। इसमें आप देखेंगे कि पहला सवाल भी मिला हुआ है, ईवीएस का मानचित्रण कौशल तो स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं, मुद्दों को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है? एक बच्चा है जो अपनी कक्षा का कार्य नहीं करता है, तो मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या होगा? तो उसकी कठिनाई का पता लगाया जाए और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात किया जाए, ये सही ऑप्शन होगा। अगला सवाल है, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए, इस विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। अब इस वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है ये आपको बताना है। ऑप्शंस को ध्यान से समझेंगे। वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। अगला ऑप्शन है कि यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। और इसके बाद है, यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। यहाँ देखेंगे सवाल में है कि परिवहन में डीजल वाहनों के उपयोग निषिद्ध होना चाहिए, इस विषय पर वाद विवाद का आयोजन किया गया है। तो इसका निष्कर्ष ये निकलेगा कि वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। अगला सवाल है, कुछ हजार साल पहले
भारत में तालाबों के निर्माण के अलबरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्यपुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? अब ABCD 4 क्राइटेरिया दिया हुआ है। ये इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है, ये सही है। यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग्स में सुधार करने में मदद करता है। इससे तो ज़्यादा रिकॉर्डिंग में सुधार क्या होगा? यह शिक्षार्थियों के कुछ हजार साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है, ये सही हो सकता है। और डी है, यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स, इसका A, C और ये D, ये 3 सही हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? चौथा ऑप्शन ACD। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में मदद करने में सहायक है। अगला सवाल, निम्न में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? तो इसमें अवधारणा मानचित्रण होगा, ये व्यापक संकेतक नहीं है। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है कक्षा में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, क्योंकि प्रश्न पूछने से बच्चों की जिज्ञासा का पता चलता है। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रिय शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? तो देखिए कि सारे इंद्रियों, अधिकतम संख्या में इंद्रियों को शामिल करना चाहिए। तो इसका सबसे बेटर ऑप्शन है फील्ड ट्रिप, क्षेत्र भ्रमण। ठीक है, फील्ड ट्रिप का आयोजन करना, ताकि बच्चे वहाँ जाएं, वहाँ चीज़ों को देखें, महसूस करें, उनको टच करें। तो यहाँ पे समस्त इंद्रियों का उपयोग हो सकता है। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्र और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? क्योंकि समाचार पत्र और पत्रिकाएं बच्चों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। संसार में क्या हो रहा है वर्तमान समय में, उन सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। अगला सवाल है, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तुरांग का अर्थ जंगल होता है? तो फ्रेंड्स, झारखंड में तुरांग का मतलब जंगल होता है। आइए देखते हैं 71वें सवाल को। सवाल है, आपका घर X पर स्थित है। ठीक है, आपका घर X पर स्थित है, यहाँ पे डायग्राम बनाते चलते हैं, तथा आपका विद्यालय Y पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, दक्षिण दिशा की ओर 125 मीटर। ठीक है, 1 2 5 125 मीटर दक्षिण चले गए। अब इसके बाद ठीक पूर्व में 100 मीटर, ठीक पूर्व में 100 मीटर चले, और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर, फिर 125 मीटर आ गए वाई पर, जहां हमारा विद्यालय है। अब कहता है कि वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ है? तो आपने अभी डायग्राम जो देखा, तो एक्स और वाई इधर आ गए, तो वाई के सापेक्ष घर कहाँ है? तो घर ठीक पश्चिम में है। और कितनी दूरी पर है? तो जितना लंबा सुरंग पथ है 100 मीटर, तो 100 मीटर ठीक पश्चिम इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आइए अब देखते हैं 72वें सवाल को। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसे व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए थे? तो मिर्ची दक्षिण अमेरिका से लाई गई थी, इसे याद रखेंगे। अगला सवाल है, कोई लड़का नागरकोइल से मड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मड़गांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर की दूरी तय की, तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी? फ्रेंड्स, इसका भी टोटली करेक्ट आंसर नहीं आ रहा है। इसका कैलकुलेशन करने के बाद 38.1 किलोमीटर पर आवर आता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 38.5 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो हम इसी के साथ जाएंगे। अगला सवाल है, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? तो इसमें नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है,
ये कथन सही नहीं है, क्योंकि नर मक्खियाँ कोई काम नहीं करती हैं। अगला प्रश्न है, हमारे देश का संविधान किसके नेतृत्व में बनाया गया था? सभी को पता है, भीमराव अम्बेडकर। अगला सवाल है, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधे को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। इनमें से जड़ों के कार्य कौन कौन से हैं? ध्यान देंगे कि जड़ों का कार्य पूछा गया है। पौधे को सहारा देना बिल्कुल सही, ह्यूमस प्रदान करना ये गलत है, ह्यूमस जीवों के अवशिष्ट से प्राप्त होता है। भोजन संचित करना ये सही, और खनिजों को अवशोषित करना ये सही। तो ए, सी और डी, ऑप्शन नंबर 2 सही है। निम्न में से कौन सा भारत का एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो मणिपुर एक राज्य है, संघ शासित प्रदेश नहीं है। चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू कश्मीर ये तीनों संघ शासित प्रदेश हैं, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश हैं, जबकि मणिपुर नहीं है। तो हमारा ऑप्शन मणिपुर सही होगा। निम्न में से कौन से कच्चे तेल के उत्पादक हैं? कच्चे तेल के उत्पादक के रूप में बॉम्बे हाई का नाम आता है, और पश्चिम बंगाल के बंगाल की खाड़ी में कच्चा तेल पाने की संभावना है, या वहाँ से निकाला भी जा रहा है। अब इस पर कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन तीसरा ऑप्शन सबसे सही है। 79वां, निम्न में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य होते हैं। ये भी हमारे मॉक टेस्ट का हूबहू सवाल है। बाज, चील और गिद्ध इसके सही ऑप्शन है। पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा किस राज्य का भाग है? तो फ्रेंड्स, यह जो है आपके तेलंगाना का भाग है। निम्न में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व अर्थात आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आंवला, पालक और गुड़ ये सही ऑप्शन है। अगला सवाल, निम्न में से किसने मटर के पौधों के साथ? तो मटर के पौधों के साथ का प्रयोग तो लगभग सभी विद्यार्थियों ने पढ़ा होगा। मेंडल ने मटर के पौधों के ऊपर प्रयोग किया था। नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? ये भी हमारे मॉक टेस्ट का सवाल, असम इसका सही आंसर होगा। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर अर्थात गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः हैं। तो आप भारत का मैप बनाएंगे तो उसमें देखेंगे कि दिल्ली का स्थान यहाँ पे बीच में है, गुजरात आपका इधर आ जाता है और पटना इधर आ जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे दिशाओं का निर्धारण करेंगे तो इस प्रकार से हम दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये नॉर्थ हो गया, और ये वेस्ट हो गया। तो दिल्ली से गांधीनगर साउथ वेस्ट और पटना साउथ ईस्ट है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आप एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, सही ऑप्शन है। 86वां सवाल, निम्न में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से 6 थीमों में से एक है? थीम के ऊपर तो मेरा स्पेशल एनसीईआरटी के बुक से क्लास आया था, तो उसमें आप लोगों को पता है कि चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं वह एक विषय है। 87वां, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? तो उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए, इससे संबंधित सवाल है। तो इसमें देखेंगे कि ए, सी और डी ये 3 ऑप्शन इसमें आएंगे, ए, सी और डी। मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना और मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। तो ये 3 चीज़ों को छोड़ देंगे, ये 3 चीज़ों को दर्ज नहीं करना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 88वां सवाल, अस्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्न में से
अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें तो ये भी गलत हो जाएगा। एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है, ये सही है, क्योंकि मां है लेकिन ऑटो चालक है। बच्चों ने अधिकतर ऑटो चालक पुरुषों को देखा, लेकिन जब देखेंगे कि एक महिला ऑटो चालक है तब उन्हें लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील होंगे। अगला सवाल है, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र बनाने को कहा। पुनीत चाहता था पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। पूर्व ज्ञान से सवाल है यहाँ पे, निम्न में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? रचनात्मक आकलन से संबंधित सही नहीं है तो तीसरा ऑप्शन, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। ये कोई निर्धारित नहीं है कि प्रत्येक तिमाही में ही इसकी सूचना दी जानी है। तो इस प्रकार से हमारा ईवीएस का यहाँ पे समाप्त होता है। अब देखेंगे कि पार्ट 4 लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश है, लेकिन यदि आपके एडमिट कार्ड में पार्ट 4 लैंग्वेज फर्स्ट में वहाँ पे हिंदी शो कर रहा है तो आपको हिंदी बनानी है क्वेश्चन नंबर 91 से 120 तक। तो अभी हम 91 से 120 तक उसी का हल करेंगे। इसको छोड़ करके बढ़ते हैं आगे और हिंदी के पार्ट की ओर आते हैं। यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी भाग 4 प्रश्न संख्या 91 से 120 के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा 1 का विकल्प हिंदी चुना हो। यदि आपके एडमिट कार्ड में भाषा 1 में लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी है तब आप यहाँ से बनाएंगे 91 से आगे 120 तक, और यदि आपके भाषा 1 में इंग्लिश है तो आप पहले इंग्लिश का हल करेंगे। और आपने तो हल कर लिया होगा, अब करना क्या है, अब आपको आंसर मिलाना है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। गद्यांश को आपने पढ़ा, सवाल भी बनाए, अब चलिए आंसर मिलाते चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द भिन्न है? मित्र, वीरता, मित्रता, मनुष्यता। तो ये तीनों देखिए, वीरता, मित्रता, मनुष्यता, इसमें से मित्र भिन्न है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों जो हैं ये विशेषण है और ये संज्ञा है। अब अगला है, सही शब्द चुनिए। सबके प्रति डैश दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। तो सबके प्रति समान दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। अब यहाँ देखेंगे, अपना पराया में समास है, अपना पराया में द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है, क्योंकि अपना पराया बीच में हाइफन है और दोनों ही पद प्रधान है। अगला सवाल है कि हमें किसके अनुसार फल मिलता है? तो हमें अपने व्यवहार के अनुसार फल मिलता है। हम जैसा व्यवहार रखेंगे हमें वैसा फल मिलेगा। शांति को कहाँ पाया जा सकता है? तो शांति अन्य कहीं नहीं मिलेगी, शांति स्वयं में ढूंढने से मिलेगी। इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया? तो गुलामों से आज़ादी को अपना लक्ष्य नहीं बनाया। काफ़ी इजी सवाल हिंदी में पूछे गए। अनुच्छेद के अनुसार किसे अपना व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? तो अनुच्छेद में कहा जा रहा है कि समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्यों को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। अगला सवाल है कि गांधी जी विश्व नेता बने क्यों? तो क्योंकि सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था, ये सही है। अगला है कि महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता है? सभी भारत में जन्मे हैं? नहीं। सभी ने मानव कल्याण किया? सही। सभी धर्म गुरु? गलत। सभी सन्यासी? गलत। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। 100वां सवाल, इस अगले इसमें कविता का जो पद दिया गया है इससे है। तो 100वां सवाल, पीयूष का विलोम। तो पीयूष का विलोम, पीयूष का मतलब होता है अमृत, तो पीयूष का विलोम विष। अगला सवाल, भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद। तो भ्रष्ट जोड़ आचार, भ्रष्टाचार। कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? समस्त भेदभाव को दूर करके, समस्त भेदभाव को दूर करके। कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है, ताकि इसमें हो जाएगा
भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। अब अगला है, देश आज रो रहा है, पंक्ति का आशय क्या है? देश आज रो रहा है, तो देश में अशांति का वातावरण है, इसलिए देश आज रो रहा है। द्वेष का शमन किया जा सकता है। द्वेष का शमन अर्थात द्वेष को कम किया जा सकता है, द्वेष को खत्म किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो प्रेम के द्वारा। प्रेम से ही द्वेष का नाश हो सकता है। अब अगला सवाल है, अब आ गया पेडागोजी का आपका। ये पद्य और गद्य का हिस्सा जो था वो यहाँ पे ख़त्म होता है और काफ़ी आसान से सवाल आए इससे। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो इसमें रोचक कहानी एकदम आंख मूंद करके आपको मारना है। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका क्या दर्शाता है? नियंत्रित लेखन नहीं है, लापरवाही, अब लापरवाही को इसमें नहीं देंगे, अज्ञानता भी नहीं देंगे, स्ववर्तनी, उसकी अपनी वर्तनी है ये। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया है? तो सामाजिक अंतःक्रिया वाइगोत्स्की ने किया है। बहुत ही आसान से सवाल। द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। द्विभाषिकता और साहित्यिक उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है, तो यहाँ पे साहित्यिक सही होगा। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? तो प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय हिंदी भाषा के भाषा प्रयोग पर आप सर्वाधिक बल देंगे, ताकि भाषा, मुख्य लक्ष्य वहाँ पे होगा भाषा सिखाना। मौखिक भाषा का आकलन किस पर सर्वाधिक बल देता है? मौखिक भाषा का आकलन विचारों की क्रमबद्धता पर बल देता है। इसके बाद हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं, तो चिंतन विचरण तो नहीं होगा, सोचते महसूस करते हैं। भाषा के माध्यम से महसूस करना संभव हो पाएगा। सोचते विचार करते हैं, ये सही है, 112 का तीसरा होना चाहिए। सोचते और विचार करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता ना टूटे। भाषा की परिभाषा नहीं, व्याकरण रटने नहीं, व्याकरण सीखने नहीं, भाषा प्रयोग सही है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, क्योंकि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, ये सही है। वह बच्चों के लिए सरल होता है, रंगीन चित्रों वाला होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सटीक ये है, भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। अगला सवाल, कक्षा 1 में लिखना किससे प्रारंभ होता है? वाक्य लिखने से नहीं, शुरू से नहीं, अक्षर लिखने से नहीं, चित्र बनाने से, ये सही है। सबसे पहले बच्चों को चित्रकला सिखानी चाहिए, तब उनमें लिखने का कौशल आएगा और उनका सुलेख भी अच्छा होगा। गांधी जी ने इसके बारे में कहा था। भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? भाषा कौशलों के बारे में, भाषा कौशल अर्थात LSRW है ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, ये तो गलत है। ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते, ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते, ये भी गलत है। ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, बिल्कुल। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश, उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देते हैं। तो इसमें हो जाएगा जूझने तादात्म्य, परखने, जूझने और तादात्म्य, यही ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे मिलाएंगे इसको। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें परखने, उनसे गहराई से जूझने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का मौका देते हैं, ये सही है। लेकिन यहाँ पे जो शब्द है जूझने, इसको देखेंगे, परखने, जुड़ने, तादात्म्य, ये सही है, ये सही होगा। सॉरी, ये नहीं होगा, ये सही होगा, परखने, जुड़ने और तादात्म्य। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
स्किनर के अनुसार, तो स्किनर के अनुसार क्या भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है? नहीं, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, सही है। अगला सवाल है, प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा है? चिंतन क्षमता के विस्तार से, परिवार की जानकारी से, विभिन्न व्यवसायों से, अनुभवों की अभिव्यक्ति से। तो हमारा इसमें चौथा ऑप्शन जो है सबसे बेहतर है, यहाँ अनुभव की अभिव्यक्ति होगी। 120वां सवाल, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? सहज अभिव्यक्ति को महत्व देंगे सबसे ज़्यादा, ताकि जो भी सीखने वाला शिक्षार्थी है क्या वो सहज रूप से हिंदी भाषा को व्यक्त कर रहा है। तो फ्रेंड्स, हिंदी का यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे इंग्लिश की ओर, और इंग्लिश पार्ट 5 में देखेंगे लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश। तो जिनका एडमिट कार्ड में लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश होगा वो 121 से लेकर के 150 तक बनाएंगे। 121 से 150 तक आखिरी पड़ाव ये रहेगा, और जिनका लैंग्वेज सेकंड में हिंदी होगा वो 121 से 150 तक उनको बनाना था। तो आपने, उम्मीद है कि यदि आपके एडमिट कार्ड में लैंग्वेज सेकंड हुआ होगा तो आप यहीं से 121 से 150 तक आखिरी पड़ाव चलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसमें से आपका कितना सही रहा होगा। पहला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड वेरीफाई? पारा 2 में ये वेरीफाई आया है, एज यूज्ड इन द पैसेज। वेरीफाई का मतलब क्या होता है? तो वेरीफाई का मतलब होता है प्रमाणित करना। नोटिफाई नहीं होगा, डिस्कवर नहीं होगा, क्लेरिफाई नहीं, कन्फर्म, बिल्कुल सही, कन्फर्म कर देना। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अपोजिट इन मीनिंग टू रिवील? ये पैरा 5 में आया है। इस बार देखिए काफ़ी इजी कर दिया है, आप डायरेक्ट सवाल को पढ़ करके भी उसको पढ़ सकते हैं पैराग्राफ को। तो यहाँ पे कहता है रिवील का उल्टा। रिवील का मतलब होता है प्रकट करना, तो प्रकट करना का उल्टा क्या होगा? छुपा देना, है ना। तो इसका सही आंसर होगा काउंसिल। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द underlined word in the following sentences? Graphologists can verify whether the autographs are real or fake. यहाँ पे और क्या है? तो और यहाँ पे दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है, या शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो सेंटेंस कनेक्टर के रूप में कंजक्शन है ये। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 124, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? हैंडराइटिंग इज यूज्ड बाय ग्राफोलॉजिस्ट टू हेल्प कपल्स टू डिटरमाइन देयर suitability to each other, predict about a person's future criminal tendency, nail criminals, verify genuineness of signatures। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, predict about a person's future criminal tendency। ये कथन सही नहीं है और यही हमारा आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ए ग्राफोलॉजिस्ट कैन गिव एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन ही सही है, सेटबैक्स ए पर्सन इज लाइकली टू फेस इन फ्यूचर। अगला सवाल है, ए पर्सन हु राइट्स विथ लार्ज लेटर्स दैट क्रॉस ओवर टू द टॉप लाइन इज लाइकली टू बी एग्रेसिव, डिफिडेंट, आउट गोइंग, इंट्रोवर्टेड। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, आउट गोइंग। एन अटेंशन सीकिंग कॉन्फिडेंट पर्सन राइट्स विथ। एन अटेंशन सीकिंग कॉन्फिडेंट पर्सन राइट्स विथ। तो कॉन्फिडेंस से भरे हुए लोग लार्ज लेटर्स लिखते हैं, बड़े अक्षर। अगला सवाल है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ग्राफोलॉजी हैज बीन प्रैक्टिस्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ए पर्सन्स हैंड राइटिंग रिवील्स एवरीथिंग अबाउट हिम। अब इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर, ग्राफोलॉजिस्ट हैज बीन प्रैक्टिस्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। हजारों साल से ग्राफोलॉजी चली आ रही है, ये गलत है। ए पर्सन्स हैंड राइटिंग रिवील्स एवरीथिंग अबाउट हिम। एक व्यक्ति की जो हैंड राइटिंग होती है वो उसके बारे में सब कुछ बता देती है।
तो पैसेज के अनुसार आप एज फॉल्स एंड बी इज टू के साथ जा सकते हो। अगला सवाल 129 यहाँ पे है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड रेडिली पारा फर्स्ट एज यूज्ड इन द पैसेज। रेडिली का मतलब यहाँ पे इजिली है, आसानी से, सुलभ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड सोरिंग एज यूज्ड इन द पैसेज। सोरिंग का उल्टा, तो सोरिंग का मतलब उभरना, उसका उल्टा हो जाएगा फॉलिंग, गिरना। अगला है विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। नीचे देखिए कथन के किस भाग में गलती है, ये इसमें गलती पहचाननी है आपको। बोथ रघुनाथ एज वेल एज रवीश हैव गिवन देयर कंसेंट टू द न्यू प्रपोजल। बोथ रघुनाथ एज वेल एज रवीश, तो यहीं पे ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। पहले ही सेंटेंस के पार्ट में गड़बड़ी है। बोथ रघुनाथ एज वेल एज रवीश, एज वेल एज का प्रयोग यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पीपुल हु विजिट द ऑदर टू द ऑनसेट ऑफ द समर आर। तो इसका सही आंसर है पीपुल हुम ही हार्डली नोज। 132 का पहला आंसर सही है। अब 133वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लॉयज डज द ऑदर नॉट यूज टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड गेस्ट्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, देयर इज एक्यूट वाटर स्कार्सिटी। अगला सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू द अनवेलकम गेस्ट्स। अनवेलकम गेस्ट्स, दे आर अटरली शेमलेस। 135वां सवाल द पोस्टमैन डिलीवर टू द ऑदर हिज रिजेक्टेड मैन्युस्क्रिप्ट अलॉन्ग विथ ए रिजेक्शन स्लिप। पहला ऑप्शन। अब यहाँ से 136वें से आ गया आपका पेडागोजी। द वन दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इंटू स्मॉलर ग्रामेटिकली मीनिंगफुल कंपोनेंट्स इज ए डिप्थोंग। नहीं होगा, डिप्थोंग तो गलत होगा। कहता है कि द वन दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इंटू स्मॉलर ग्रामेटिकली मीनिंगफुल कंपोनेंट्स, जिससे आगे खंड या टुकड़ों में नहीं किया जा सकता है और जिसके मीनिंगफुल अर्थ हो ग्रामेटिकल दृष्टिकोण से। तो डिप्थोंग तो नहीं होगा। डिप्थोंग का मतलब होता है दीर्घ स्वर। सिंटैक्स ये भी नहीं होगा, सिंटैक्स भी नहीं, फोनीम भी नहीं, मॉर्फीम के साथ जाएंगे। मॉर्फीम को जब इसको तोड़ेंगे तो इसका कोई मीनिंगफुल अर्थ नहीं आएगा। अलका स्टूडेंट ऑफ क्लास 3 ऑफन मेक्स मिस्टेक बिटवीन SH एंड S। यहाँ पे ये फोनेटिक्स है, श एंड स। एज ए लैंग्वेज टीचर योर इंटरप्रेशन विल बी। Alka's pronunciation is not clear, hence you will give her more practice. As a teacher you will ignore such silly mistakes. इग्नोर तो नहीं करना है, बच्चों की गलतियों को सुधारना है। अलका इज ए केयरलेस स्टूडेंट, ऐसा भी नहीं कर सकते। इट्स ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ हर डायलेक्ट और लैंग्वेज, ये सही है। उसके अपने स्थानीय भाषा के प्रभाव के कारण उसका उच्चारण यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ए लैंग्वेज टीचर आस्क्स स्टूडेंट्स टू मेक ए बटरफ्लाई विथ पेपर बाय फॉलोइंग हर इंस्ट्रक्शंस। दिस एक्टिविटी विल हेल्प द स्टूडेंट्स टू डेवलप पेपर फोल्डिंग स्किल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पेपर मेकिंग स्किल, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो सवाल को यहाँ समझेंगे कि एक शिक्षक, एक भाषा का शिक्षक अपने छात्रों को एक बटरफ्लाई बनाने के लिए कहता है। उसके अपने निर्देशों के अनुसार, है ना, वो बोलेगा, शिक्षक बोलेगा कि ऐसे ऐसे करना है और छात्र उसको सुन करके बटरफ्लाई बनाएंगे पेपर से। तो यहाँ पे लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन हो रहा है ना। शिक्षक बोलेंगे और छात्र सुनेंगे,
यहाँ पे जो बटरफ्लाई बनाने की प्रक्रिया है वो एक निमित्त मात्र है, मुख्य उद्देश्य इसके पीछे है लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन बच्चों का बढ़े। अगला सवाल है, ए लैंग्वेज टीचर आस्क्स स्टूडेंट्स टू कलेक्ट फ्लावर्स टू मेक ए फ्लावर स्क्रैप बुक। शी आल्सो आस्क्स देम टू राइट द नेम ऑफ ईच फ्लावर इन देयर लैंग्वेज एंड इन इंग्लिश। यहाँ पे देखेंगे इन देयर लैंग्वेज एंड इंग्लिश, यहाँ पे मल्टी लिंग्वलिज्म की बात आ गई, तो पहला ऑप्शन सही है। अब अगला सवाल 140वां, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द रोल ऑफ द लर्नर इज दैट ऑफ एन इंडिपेंडेंट लर्नर। इंडिपेंडेंट लर्नर कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द रोल ऑफ द लर्नर इज दैट ऑफ एन इंडिपेंडेंट लर्नर। स्वतंत्र रूप से शिक्षार्थी की भूमिका में कौन है। तो यहाँ पे देखेंगे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, इंटीग्रेटेड मटेरियल्स, टीचिंग एड, बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। ये नया कॉन्सेप्ट है जिसमें इसको शॉर्ट में बाला कहते हैं, BALA, और इसमें स्कूलों की दीवारों को विभिन्न आकृतियों से विभिन्न कलरफुल बनाया गया है। आप लोगों ने इसके चित्र भी देखे होंगे समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया पर, कि बहुत सारे विद्यालय को ट्रेन का रूप दे दिया गया है, या फिर विद्यालय के दीवारों के ऊपर बहुत सारे तरह की चित्रकारियाँ की गई हैं, जिससे कि बच्चों का मनोरंजन के साथ साथ उन्हें एजुकेशन भी मिले। तो इसी को बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड कहते हैं। अगला सवाल है, क्रिएटिंग ए रीडिंग कॉर्नर इन द क्लासरूम हेल्प्स द चिल्ड्रेन बट बर्डन्स द टीचर। बर्डन तो नहीं होगा। टू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लाइब्रेरियन एज द बुक्स आर इश्यूड बाय द टीचर। ये भी गलत। चिल्ड्रेन टू लर्न एंड रिवाइज देयर सिलेबस थॉरोली। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रेन टू सेलेक्ट बुक्स इंडिपेंडेंटली एज देयर इंटरेस्ट। ये सही है। छात्र स्वतंत्र रूप से किताबों को चुन सकेंगे, अपनी पसंद की किताबों को पढ़ सकेंगे। स्मॉल किड्स एट देयर इनिशियल स्टेज लव टू मूव पेन एंड पेंसिल इन टू एंड फ्रो और अप एंड डाउन पोजिशन। दिस वे ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड। अब यहाँ पे कहता है कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वे अपने शुरुआती के स्टेज में अपने पेन या पेंसिल को इधर उधर जैसे तैसे लाइन खींचना चाहते हैं, है ना। टू एंड फ्रो मतलब जहाँ तहाँ। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन का मतलब इस तरह से ऊपर नीचे। दिस वे ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड इन्वेंटेड राइटिंग, ऐसा नहीं कहेंगे। जिग जैग राइटिंग, ये सही वर्ड है। ड्राइंग भी नहीं कर सकते उसको, स्क्रिबलिंग भी नहीं कर सकते। स्क्रिबलिंग में तो कुछ लाइन कुछ वर्ड्स लिखते हैं, लेकिन जिग जैग राइटिंग यहाँ पे हो सकता है। 143 इन ए लैंग्वेज क्लासरूम ए टीचर इज आस्किंग स्टूडेंट्स टू interact in groups and then share their personal response to the poem with each other. This task promotes social interaction as advocated by। यहाँ पे देखेंगे सोशल इंटरेक्शन की बात आई, तो जैसे ही सोशल इंटरेक्शन आएगा तो कौन इसके आंसर होंगे, इसके आंसर के रूप में कौन आएंगे। आप लोगों को तो पता चल गया होगा, इसके आंसर के रूप में वाइगोत्स्की आएंगे। अगला सवाल है, in a language classroom you have asked students to write down the directions for reaching your home from school. When students have written down the directions, they will then present their directions in pairs to each other. This activity will help to increase। तो यह गतिविधि किस चीज़ में बढ़ोतरी करेगी। तो ऑप्शन नंबर 4, देयर बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। उनके जो बेसिक अंतर्वैयक्तिक कम्युनिकेशन स्किल होंगे उसमें बढ़ोतरी करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कम अंडर काल्प। काल्प के अंतर्गत, यहाँ पे काल्प का अर्थ क्या है, यहाँ पे देखेंगे काल्प का मतलब होता है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ठीक है, तो यहाँ सही आंसर कौन सा है, राइटिंग बुक रिव्यूज। अगला सवाल,
द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट डील्स विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी इज नोन एज। फर्स्ट ऑप्शन सोशियो लिंग्विस्टिक्स, क्योंकि इसमें सोसाइटी और लैंग्वेज दोनों की बात की जा रही है। 147वां सवाल, फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प्स इन। फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प्स इन, ये आपके मॉक टेस्ट में भी पूछा गया था। इसमें सही से ऑप्शन चौथा होगा, प्रोवाइडिंग क्वालिटेटिव फीडबैक टू लर्नर्स टू इम्प्रूव। अब 148वें सवाल की ओर बढ़ते हैं, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड। यहाँ पे CLT से सवाल पूछा गया है। आप लोगों ने DLED के सिलेबस में पढ़ा होगा CLT, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच और मेथड। 2 सवाल पूछे गए इसमें से, तो इसका सही से आंसर होगा चौथा ऑप्शन, लर्नर्स टू इनकाउंटर विथ रियल लाइफ सिचुएशंस। 149वां सवाल, एज पर स्टीफन क्रैशन द इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर इज समवन हु कैन प्रोवाइड इनपुट एंड हेल्प मेक इट कॉम्प्रिहेंसिबल। कॉम्प्रिहेंसिबल, समझने योग्य बना दे, इन ए लो एंग्जाइटी सिचुएशन। अब अगला है, ए टीचर डिवाइड्स द क्लास इनटू ग्रुप्स ऑफ 5 एंड आस्क्स देम टू डिस्कस व्हाट दे वुड डू इफ दे वर काउट इन वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। यहाँ पे रियल सिचुएशन की बात की जा रही है। देयर फ्रेंड फॉल्स डाउन इन द प्ले फील्ड एंड इज हर्ट। दे आर ट्रैप्ड इन ए बिल्डिंग ऑन फायर। दे आर स्टक अप इन ए ट्रैफिक जैम। दिस एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन। अब यहाँ पे रियल लाइफ सिचुएशन दिए गए हैं बच्चों को, तो ये CLT के अंतर्गत आएगा, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपके सीटेट का आंसर की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का इस बार रिजल्ट बिल्कुल क्लियर होगा। आप लोग बिल्कुल घबराए नहीं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए गुड बाय। मिलते हैं फिर से अगली क्लास में।